पानी पी रहे हैं, आज अगर हम अच्छे मकानों में रह रहे हैं, तो ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है। ये कोई ना सोचे कि अगर महंगी गाड़ियों से मैं चल रहा हूं, अच्छे कपड़े पहन रहा हूं, अच्छा खा रहा हूं, अच्छा पी रहा हूं, तो मैं अपने दम पर कर रहा हूं। इसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और हमारे महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है, तब जाकर के ये आंदोलन खड़ा हुआ साथियों, ये सम्मान मिला साथियों हम लोगों को, नहीं तो सम्मान नहीं मिलता। इस देश में तमाम असमानताएं थी, तमाम सारी दिक्कतें थी, उस दिक्कतों से लड़ते हुए हमारे महापुरुषों ने जो अधिकार देने का काम किया। आपको ज्ञात है, ये वोट देने का जो अधिकार आया है, ये हमारे महापुरुषों ने दिया है। हमारे महापुरुष से पैदा नहीं होते तो हमें वोट देने का अधिकार नहीं होता। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अगर संविधान नहीं बनाए होते तो हमें वोट देने का अधिकार नहीं होता। अगर वोट देने का अधिकार नहीं होता तो एक बार अपने दिल पर हाथ रख करके एक बात बताओ कि यदि हमारे पास वोट नहीं होता तो क्या कोई नेता हमारे घर आता? नहीं आता। वो चाहे जितना बड़ा नेता होता, चाहे छोटा नेता होता, बड़ा नेता होता, कोई हमारे घर पर नहीं आता। मेरे बात को इस बात से यकीन कर लेना कि जो 18 साल का छोटा सा लड़का है, उसके पास कोई नेता जाता है? नहीं जाता है। उसका सीधा कारण है कि वो वोट देने के काबिल नहीं है, तो इसलिए उसके पास नेता नहीं जाते हैं। इसलिए नहीं जाते क्योंकि उसका वोट नहीं है। और हमारे महापुरुष ने वोट दिलाने का अधिकार अगर दिया तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया। और ये वोट देने का अधिकार हमको कहां से मिला? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कैसे हमको दिलाए? ये गोलमेज सम्मेलन से दिलाए। गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब जा रहे थे 1930 में, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जा रहे थे 1930 में गोलमेज सम्मेलन के दौरान। उसी दौरान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक पुत्र जो है मरा पड़ा था, और उनकी पत्नी, जिनको हम अपनी माता के नाम से जानते हैं, त्याग मूर्ति माता रमाबाई अंबेडकर जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से कहती हैं कि अरे आप कहां जा रहे हैं, आपका बच्चा यहाँ एक्सपायर है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपनी पत्नी से एक बात कहते हैं कि आज मेरा एक बेटा मरा है, मैं लाखों बेटे को अधिकार दिलाने के लिए लंदन में जा रहा हूं। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने बच्चों को मिट्टी तक नहीं दे पाए और वो हमारे अधिकारों के लिए लंदन चले गए। बाबा साहब अंबेडकर तीन गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुआ, और 1930 में हुआ, 1931 में हुआ, 1932 में हुआ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब वहां हमारे हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, तो यहाँ सामंतवादी सोच के लोग, कांग्रेस के लोग और गांधी के लोग ये सोच रहे थे कि बाबा साहब अंबेडकर को किसी तरह से वहां गोलमेज सम्मेलन में अपनी बातों को न रखने दिया जाए। 32 के गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब अंबेडकर की आवाज को दबाने के लिए, हमारे अधिकारों को दबाने के लिए एक कांग्रेस एंड गांधी ने जो है वहां जाकर के बाबा साहब को कहा कि ये तो दलितों के नेता नहीं है, दलितों के नेता तो हम हैं, ये झूठ है। तब जब जाकर के हमारे यहाँ लोगों को बात ये पता लगी कि बाबा साहब अंबेडकर को हराने के लिए, बाबा साहब के बातों को दबाने के लिए यहाँ से सिंकृत मार्क्सिस्टा के लोग बाबा साहब के बातों को दबाने के लिए लंदन में गए हैं। तब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बातों को दबाने के लिए जब ये लोग गए, तो हमारे लोगों को ये पता चला। तो हमारे लोगों में एक संगठन था, दलित संघ के नाम से एक संगठन था। दलित संघ वालों को जैसे ही ये बात की पता चली कि बाबा साहब अंबेडकर के बातों को दबाने के लिए वहां लोग विरोध कर रहे हैं, गोलमेज सम्मेलन में विरोध कर रहे हैं, ब्रिटिश सरकार के सामने विरोध कर रहे हैं, तब इस बात को जब जैसे पता चला तो हमारे लोगों ने एक लेटर भेजा, और लेटर भेजा, इस लेटर में लिखा कि सुनने में ये आया है कि बाबा साहब अंबेडकर का विरोध तो भारत में होता था, सुनने में ये आया है कि बाबा साहब अंबेडकर का विरोध अब लंदन में भी किया जा रहा है। लेकिन हम दलित संघ वाले ये निर्णय करते हैं और ये बाप से बताना चाहते हैं, ब्रिटिश सरकार से उन्होंने कहा कि ये बताना चाहते हैं कि अगर दलितों का नेता कोई है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर है, इसके सिवा किसी को दलित समाज स्वीकार करने का
वो नहीं स्वीकार करता है, वो हमारे प्रतिनिधित्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी करते हैं। ये जब बात ब्रिटिश सरकार के सामने जब पेश किया गया, हमारे यहाँ दलित संघ के लोगों ने जब अधिकार लेटर को लिखा और हमारे अधिकार को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बचा रहे थे, दिला रहे थे, तब जाकर के हमने क्रिमिनल अवार्ड के तहत दोहरी मताधिकार मिला। दोहरी मताधिकार आप लोग समझते कि नहीं समझते? दोहरी मताधिकार मिला क्रिमिनल अवार्ड के। दो हम लोग दो वोट कर सकते थे। एक तो अपने समाज के व्यक्ति को वोट कर सकते थे, एक सामान्य वर्ग में भी हम लोग वोट कर सकते थे। पृथक निर्वाचक जिसे कहा जाता है, हम लोग उसमें वोट कर सकते थे। लेकिन गांधी आमरण अनशन कर दिए, और जब गांधी आमरण अनशन कर दिए तो हमारे अधिकारों को छीना गया, जिसको हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। पूना पैक्ट जब हुआ, समझौता हुआ, तो वो हमारे लिए नुकसान था। बाबा साहब अंबेडकर खून की आंसू को रो करके पूना पैक्ट पे साइन करने का काम किया। बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे कि पूना पैक्ट पर कोई समझौता ना हो, लेकिन एक तरफ गांधी आमरण अनशन किए थे, दूसरी तरफ उनकी पत्नी जो है बाबा साहब अंबेडकर के पास जाकर के कहा कि मेरे सिंदूर को आप बचा लीजिए, मेरे पति को आप बचा लीजिए। एक तरफ बाबा साहब न्याय दिलाने में लगे थे दलित शोषित वंचित समाज को, एक तरफ उनकी पत्नी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पास जाकर के इस बातों को कहा। अब बाबा साहब तो डॉक्टर अंबेडकर धर्म संकट में थे कि क्या करे क्या ना करे। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा यदि कुछ भी हो जाए, लेकिन हम पूना पैक्ट पर समझौता नहीं करेंगे। तब हमारे समाज के लोगों का नुकसान होने लगा भारत में। जैसा कि अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा, थोड़ी ये जो यूजीसी आई है, इसी तरह से अभी है, तो ये नुकसान होने लगी। ऐसा ना हो कि हमारे समाज का जिसके हक और अधिकार की हम बात कर रहे हैं उसका नुकसान होने लगा। तो बाबा साहब से हमारे समाज के लोगों ने कहा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे समाज के ही लोग मार डाले जाएंगे। बाबा साहब अंबेडकर बड़ी सोच में रह करके इस पूना पैक्ट पर समझौता किया। उसके बदले में जब पूना पैक्ट समझौता हुआ, तब हम लोगों को जाकर के आरक्षण मिला। आरक्षण हम लोगों को चाहिए था ही नहीं, हमको वही क्रिमिनल अवार्ड के तहत पृथक निर्वाचक चाहिए था, जिससे हम लोग अपना नेता खुद चुनते और सामान्य वर्ग में भी अपना वोट देते। और जब आरक्षण से कोई नेता नहीं पैदा होता, जब हमारा नेता होता, मैं आपको बताऊं कि समाज से निकला हुआ बेटा वो समाज का प्रतिनिधित्व करेगा, और जो व्यवसायिक से निकला हुआ नेता वो व्यवसायिक लोगों का मदद करेगा। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे कि इस समाज में जो है, अपने समाज में अपना नेता पैदा हो। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने ये बड़ी सोच में आकर के पूना पैक्ट पर समझौता किया। बदले में हमें आरक्षण मिला। आज तमाम सारे ग्राम प्रधान होते हैं, तमाम बीडीसी होते हैं, एमपी एमएलए होते हैं, जिला पंचायत होते हैं, तो वो किसी का एहसान नहीं है। ये बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ संविधान के तहत, हमें आरक्षण के तहत ये लोग होते हैं, नहीं तो हो नहीं पाती। आज हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अहम रोल होता है। उन्हीं के तहत जब बाबा साहब अंबेडकर हम लोगों के बीच से 1956 में चले गए, तो एक बहुजन नायक मान्यवर साहब कांशीराम जी पैदा हुए। समय समय पर हमारे महापुरुष हम लोगों के बीच में पैदा होते रहते। बहुजन नायक मान्यवर साहब कांशीराम 1934 में हम लोगों के बीच में आए। उन्होंने जब वो आए और वो साइंटिस्ट हो गए, पढ़ के नौकरी कर रहे थे, तो बाबा साहब अंबेडकर के बारे में नहीं जानते थे। धन्यवाद दीजिए, डीआरडीओ फैक्ट्री में एक चपरासी जिसका नाम दीना भाना था, वो उस दौरान जो है काम कर रहे थे, और वो तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब की तस्वीर लगा करके बाहर डीआरडीओ फैक्ट्री के सामने वो आंदोलन कर रहे थे कि हमें तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर छुट्टी मिल जाए। वो आंदोलन कर रहे थे।
साहब कांसीराम जाकर के उनसे मिले, कहे कि आप ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जो है आंदोलन कर रहे हैं कि हमें इस डेट में छुट्टियां मिले, हम अपने महापुरुषों को जाने। हम मानवर साहब कांसीराम उस समय बाबा साहब अंबेडकर को नहीं जानते थे, तब केवल कांसीराम जी थे, मानवर नहीं थे। जब वो समाज में काम नहीं कर रहे थे तो केवल कांसीराम जी थे। लेकिन जब उन्होंने देखा और उन्हें डीआरडीओ फैक्ट्री में चतुर्थ श्रेणी की नौकरी कर रहे थे दीना भाना जी, उनको जब हटा दिया गया, वहां से भगा दिया गया नौकरी से, तो बाबा साहब अंबेडकर और तथागत गौतम बुद्ध की छुट्टी नहीं मिली, तो दीना भाना से वो जुड़े साहब कांसीराम। और साहब कांसीराम जी कहे कि आखिर ये है क्या, तो उनको 2 किताब दिया, एक जात पात का विनाश और एक गांधी और कांग्रेस हम अछूतों के लिए क्या किया। मात्र 2 किताब दिए दीना भाना जी मानवर साहब कांसीराम जी को पढ़ने के लिए। और इस 2 किताब को मानवर साहब कांसीराम जी इतना बेहतर पढ़े और इतना पढ़े कि कई राउंड पढ़ने लगे। लास्ट में उनकी माता जी पूछी, मानवर साहब कांसीराम जी की माता जी ने कहा कि अरे कांसी, तुम ये क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। तब उन्होंने मानवर साहब कांसीराम जी अपने माता जी से क्या कहते हैं, अरे माता जी, इस किताब में तो हुक्मरान बनने की चाबी छुपी है। और मान्यवर साहब कांसीराम जी को जैसे ही ये चाबी मिली, मान्यवर साहब कांसीराम जी ने दुश्मनों को ललकारा और कहा, ओठ हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और जैसे ही ये चाबी मिला, मान्यवर साहब कांसीराम जी ने ललकारा। 1966 में, ये डेट आप लोग लिख लीजिएगा, 1966 में मान्यवर साहब कांसीराम जी के साथ एक घटना घटी। घटना क्या थी साथियों, वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में एक सक्रिय रूप से सदस्यता के रूप में काम कर रहे थे, वर्क कर रहे थे। 1966 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लोगों ने ये कहा कि हम साहू फूले अंबेडकर के आंदोलन से इस देश में एमपी एमएलए पैदा नहीं कर सकते। ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लोगों ने कहा। और 1966 में उन्होंने अपने कैंडिडेटों को बुलाया और जैसे तैसे को टिकट दे दिया और कहा कि आप अपने स्तर से जो है जीत करके एमपी एमएलए बन करके आइए। मान्यवर साहब कांसीराम जी ने 1966 में एक संकल्प लिया, जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर ने 1917 में संकल्प लिया था, उसी तरह से मान्यवर साहब कांसीराम जी ने 1966 में एक संकल्प लिया। संकल्प क्या था साथियों, संकल्प यह था कि मान्यवर साहब कांसीराम जी ने कहा कि हम साहू फूले अंबेडकर के आंदोलन से इस देश में एमपी एमएलए पैदा करने का काम करेंगे। और मान्यवर साहब कांसीराम जी ने संकल्प लेकर के इस मिशन को आगे बढ़ाया। और आज आप लोग देख लीजिए, इस देश में एमपी ही पैदा नहीं किया मान्यवर साहब कांसीराम जी ने, एमएलए ही पैदा नहीं किया मान्यवर कांसीराम साहब जी ने, बल्कि इस देश में सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में साहू फूले अंबेडकर के आंदोलन से इस देश में मुख्यमंत्री पैदा कर दिया साथियों, मुख्यमंत्री पैदा कर दिया। ये था आंदोलन। और इस आंदोलन के दम पर आप लोग जानते हैं, जब यह आंदोलन सक्सेसफुल हुआ तो पहली बार किसी ने लखनऊ में दलितों बहुजनों का पहचान देने का काम किया, तो आयरन लेडी मान्य बहन कुमारी मायावती जी ने देने का काम किया। आज हमारे साथ संतोष गौतम जी जुड़े हुए हैं। मैं संतोष गौतम जी से जब लखनऊ में पहली बार मिला, हम लोग इको गार्डन में मिले, तो जब इको गार्डन में मिले तो ऐसा लगा कि हम लोग अपने धरोहर में आज घूम रहे हैं, अपने विरासत में आज घूम रहे हैं। विरासत नहीं था, आज जब तक ये आंदोलन नहीं था तब तक हमारी कोई पहचान नहीं थी। चाहे आप लखनऊ में ले लीजिए, वाराणसी में ले लीजिए, ग्रेटर नोएडा में ले लीजिए, कहीं भी आप ले लीजिए, तो हमारी पहचान नहीं था। ये आज जो कुछ भी संभव हो पाया है, ये हमारे इसी आंदोलन की वजह से हो पाया है, इन्हीं महापुरुषों के संघर्षों की वजह से हो पाया है। इसलिए अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पे चल करके, संविधान के दायरे में रह करके, हमें किसी जाति और विशेष से
घृणा नहीं है, किसी जात विशेष किसी धर्म से दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमें अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए हमें संघर्ष करने की जरूरत है। हमें शिखर पर पहुंचने की जरूरत है। हमें अपने जो आज समाज में जिंदा देवी है, आयरन लेडी है, मान्य बहन जी, अगर आप लोग चाहते हैं ईमानदारी से कि साहू फूले अंबेडकर पेरियार और संत शिरोमणि रविदास के आंदोलन और विचारों को आगे और ले जाया जाए, तो हमें 5वीं बार मान्य बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाना होगा। तभी जाकर के ये मिशन और मूवमेंट पूरा हो सकता है, जिसको पूरा करने के लिए मान्य बहन जी ने हमको 1995 से लेकर के 2007 तक जो सरकार बनी, 2012 तक जब तक रही, हमारे हितों में हमें अधिकार देने का काम अगर किसी ने किया तो बहुजन समाज पार्टी और मान्य बहन जी और मान्य साहब कांसीराम जी ने किया, और किसी ने नहीं किया। एक बात मैं अपनी बात को बोल करके खत्म कर दूंगा, इस आंदोलन को कोई अगर ईमानदारी से आगे बढ़ा सकता है, संविधान में रह करके कोई आगे बढ़ा सकता है, अगर हमें कोई जेल न जाने से रोक सकता है, अगर हमें कुछ गैर कानूनी न करने से रोक सकता है, हमें इस आंदोलन को ईमानदारी से कोई आगे बढ़ा सकता है, तो वो एक ही पार्टी है और एक ही नेता है, मान्य बहन कुमारी मायावती जी। इसके अलावा कोई नहीं है। जो भी है फ्रॉड है, क्योंकि मानवर साहब कांसीराम जी को अगर ये मानते हो तो मानवर साहब कांसीराम जी कहते हैं कि नीला झंडा और हाथी निशान जिस घर पे पहुंच गया है, समझ लो मान्यवर साहब कांसीराम जी पहुंच गए हैं। यदि अगर आपको मान्यवर साहब कांसीराम जी में भरोसा है तो आप नीले झंडे और हाथी निशान के साथ रह करके इस मिशन और मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करें, तभी हमारे महापुरुषों का सपना पूरा हो सकता है। और एक बात मैं कह करके खत्म कर दूंगा अपनी बात को, कि ये कार्यक्रम चाहे जयंती हो, चाहे महापरिनिर्वाण का कार्यक्रम हो,